नमस्कार और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बारीकियों में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों पर सच में गहरा असर डाला है। स्टीफन आर कोवी की क्लासिक रचना द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये आई तो 1989 में थी, लेकिन आज भी पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप में एक मील का पत्थर मानी जाती है। बिल्कुल। और इसकी खास बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये आजकल की बहुत सी सेल्फ हेल्प किताबों की तरह नहीं है जो फटाफट सफलता के नुस्खे बताती हैं। कोवी की बुनियाद ही अलग है। वो जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी एथिक, मतलब बाहरी दिखावा, तकनीकें, छवि सुधारना, उसके बजाय वो कैरेक्टर एथिक पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि सच्ची टिकाऊ सफलता हमारे अंदरूनी चरित्र से आती है। हमारी सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ईमानदारी, सेवा जैसे जो यूनिवर्सल सिद्धांत हैं उन पर आधारित होती है। ये अंदर से बाहर बदलाव की बात है। हाँ, और मुझे लगता है ये बात इसे इतना पावरफुल बनाती है, कैरेक्टर पर फोकस। कोवी का तर्क साफ है कि असली प्रभावशीलता वो ऊपरी तौर तरीकों से नहीं आती, बल्कि हमारे जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, हमारा चरित्र है, उसे डेवलप करने से आती है। वो विकास के 3 लेवल्स की बात भी करते हैं ना। हाँ। हम निर्भरता यानी डिपेंडेंस शुरू करते हैं, फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं, और फिर जो सबसे ऊंचा लेवल है परस्पर निर्भरता इंटरडिपेंडेंस, मतलब दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना। सही। तो इस चर्चा का हमारा मकसद इन 7 आदतों को सिर्फ गिनना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की जो फिलॉसफी है उसे समझना है। हम देखेंगे कि ये सिद्धांत कैसे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लंबे समय तक चलने वाली सच्ची प्रभावशीलता ला सकते हैं। इसे समझने के लिए कोवी एक और बड़ा जरूरी आइडिया देते हैं, पीपीसी बैलेंस। पीपीसी बैलेंस, हाँ। पी यानी प्रोडक्शन जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं, और पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, वो क्षमता जिससे वो रिजल्ट्स पैदा होते हैं। तो सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस करने से वो क्षमता कम हो सकती है। ये आदतें उस क्षमता को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करती हैं। तो चलिए पहली आदत से शुरू करते हैं। ये हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। हाँ, ये पहली 3 आदतें प्राइवेट विक्ट्री मतलब आत्मविजय का हिस्सा है। ये हमारी पर्सनल इंडिपेंडेंस की नींव रखती हैं। तो पहली आदत है आदत 1, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। अब इस सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इसका मतलब काफी गहरा है। सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना। देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं, बाहरी घटनाओं या लोगों के बर्ताव पर सिर्फ रिएक्ट करते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ये समझना कि किसी भी सिचुएशन और हमारे रिएक्शन के बीच में एक स्पेस है। एक स्पेस। हाँ, एक खाली जगह। और उस स्पेस में हमारी चुनने की आज़ादी है, फ्रीडम टू चूज। हम अपने वैल्यूज के आधार पर अपना रिस्पॉन्स चुन सकते हैं, ना कि सिर्फ अपने मूड या हालात के आधार पर। कोवी हाँ प्रभाव के क्षेत्र यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। हमें अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं, बजाय उनके जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसे वो सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब स्ट्रेस होता है या कोई हमें उकसाता है, तो आदत से मजबूर होकर रिएक्ट करना कितना नेचुरल लगता है। उस वक्त वैल्यूज के आधार पर रिस्पॉन्स चुनना, ये कैसे हो पाता है? बहुत अच्छा सवाल है। और कोवी भी मानते हैं कि ये आसान नहीं है। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट, सजगता और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये हमारी जो खास मानवीय क्षमताएं हैं, सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कॉन्साइंस यानी अंतरात्मा की आवाज, और इंडिपेंडेंट विल, उनका इस्तेमाल करने के बारे में है। शुरुआत छोटी करनी होती है, जैसे अपनी भाषा पर ध्यान देना। क्या हम कहते हैं मुझे ये करना ही पड़ेगा, या हम कहते हैं मैं करना चुनता हूं? अच्छा। क्या हम प्रॉब्लम्स के लिए बाहरी हालात को दोष देते हैं या फिर सोल्यूशन पर फोकस करते हैं? ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे हमारी वो प्रोएक्टिविटी वाली मसल को मजबूत करती हैं। यानी जिम्मेदारी लेना और अपने प्रभाव के दायरे में काम करना। अच्छा, जब हम ये करना शुरू करते हैं तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होता है? शायद ये जानना कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। बिल्कुल, यहीं पर आती है आदत 2। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये आदत कहती है कि हर काम, हर प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी की शुरुआत भी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की एक क्लियर पिक्चर के साथ करनी चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं? आपके जीवन के सिद्धांत क्या हैं? आप किस चीज के लिए खड़े होना चाहते हैं? कोवी इसके लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने पर बहुत जोर देते हैं।
पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। हाँ, ये एक तरह का आपका पर्सनल संविधान है जो आपके वैल्यूज, आपके गोल्स, आपके जीवन के पर्पस को डिफाइन करता है। जब ये क्लियर होता है ना, तो रोजमर्रा के डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आप तय कर पाते हैं कि कौन सी चीजें आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। ये आपको एक दिशा देता है, एक कंपास की तरह। तो अगर पहली आदत कहती है आप ड्राइवर हैं, तो दूसरी आदत कहती है ये रहा आपका मैप और आपकी मंजिल। लेकिन सिर्फ मैप होने से तो काम नहीं चलता, गाड़ी चलानी भी पड़ती है ना? एकदम सही कहा। और यही तीसरी आदत तस्वीर में आती है। आदत 3, प्राथमिकता तय करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये दूसरी आदत का प्रैक्टिकल रूप है, उसका एक्शन है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये सेल्फ मैनेजमेंट है। इसका निचोड़ है जो चीजें जरूरी हैं उन्हें पहले रखना, इंपॉर्टेंस ओवर अर्जेंसी। कोवीज के लिए अपना वो मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स देते हैं। वो कामों को 2 पैमानों पे बांटते हैं, अर्जेंसी यानी तात्कालिकता और इम्पोर्टेंस यानी महत्व। इससे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। हाँ, वो 4 डब्बे। बिल्कुल। क्वाड्रेंट आए, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, जैसे कोई क्राइसिस, डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट। क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट पर इम्पोर्टेंट, जैसे प्लानिंग, रिश्ते बनाना, नई स्किल सीखना, सेहत। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट पर नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ रुकावटें, कुछ मीटिंग्स, दूसरों की अर्जेंट ज़रूरतें जो शायद आपके लिए उतने इम्पॉर्टेंट ना हो। और क्वाड्रेंट 4, न अर्जेंट न इम्पॉर्टेंट, टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज़। कोई कहते हैं कि इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 1 की प्रॉब्लम को तो संभालते हैं, लेकिन अपना ज्यादातर टाइम और एनर्जी क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं, उन एक्टिविटीज में जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन अभी चीख नहीं रही। यहीं पर असली ग्रोथ और प्रॉब्लम प्रिवेंशन होती है। और हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर या तो क्वाड्रेंट 1 की आग बुझाने में लगे रहते हैं या फिर क्वाड्रेंट 3 की उन अर्जेंट लगने वाली चीज़ों में फंस जाते हैं ना। क्वाड्रेंट 2 के लिए टाइम निकालना वो वाकई अनुशासन मांगता है। बिल्कुल, इसके लिए ना कहना सीखना पड़ता है उन कामों को जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही वो अर्जेंट लगें। ये अपनी प्रायोरिटीज के प्रति ईमानदार रहने और उन्हें रोजमर्रा की लाइफ में उतारने की बात है। तो ये पहली 3 आदतें मिलकर हमें निर्भरता से निकालकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन तक ले जाती हैं। तो ये हुई प्राइवेट विक्ट्री या आत्मविजय। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, कोवी कहते हैं कि विकास यहीं खत्म नहीं होता। सच्ची प्रभावशीलता अकेले हासिल नहीं की जा सकती। यहीं से हम पब्लिक विक्ट्री यानी सार्वजनिक विजय की ओर बढ़ते हैं, और ये इंटरडिपेंडेंस वाले लेवल से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, इंडिपेंडेंस एक जरूरी पड़ाव है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। हम सब सोशल बीइंग्स हैं और हमारी ज्यादातर सफलताएं और खुशियां दूसरों के साथ हमारे रिश्तों पर निर्भर करती हैं। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है ये समझना कि मिलकर हम अकेले से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है आदत 4 से, जीत जीत की सोचें, थिंक विन विन। ये रिश्तों का एक दर्शन है, एक माइंडसेट है। इसका मतलब है ऐसे सोल्यूशन खोजना जहां सभी पार्टीज जीते और संतुष्ट महसूस करें। ये उस मैं जीतूं तुम हारो, विन लूज, या मैं हार जाऊं तुम जीतो, लूज विन वाली सोच के बिल्कुल उलट है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल होता है? मतलब कई बार सिचुएशंस ऐसी लगती हैं जहां किसी एक का फायदा वो दूसरे का नुकसान होता ही है। कोवी मानते हैं कि विन विन हमेशा आसान नहीं होता, और वो ये भी कहते हैं कि कभी कभी अगर विन विन संभव ना हो तो नो डील यानी कोई समझौता ना करना भी एक वैलिड विन विन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उनका तर्क है कि ज्यादातर सिचुएशंस में विन विन मुमकिन है अगर हमें 2 चीजें हों, करेज यानी साहस, अपनी जरूरतों और भावनाओं को साफ तौर पर रखने का साहस, और कंसिडरेशन यानी लिहाज, दूसरे व्यक्ति की जरूरतों और नजरिए को समझने और सम्मान करने का लिहाज। ये अबंडेंस मेंटालिटी पर आधारित है, मतलब ये विश्वास कि सबके लिए पर्याप्त है, बजाय इसके कि जिंदगी एक लिमिटेड केक का टुकड़ा है जिसके लिए लड़ना पड़े। ये सोच ही विश्वास पैदा करती है जो अच्छे रिश्तों की बुनियाद है। और विश्वास बनाने के लिए दूसरों को समझना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए अगली आदत कम्युनिकेशन पर फोकस करती है। बिल्कुल। आदत 5, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की कोशिश। ये शायद सभी आदतों में सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन प्रिंसिपल है। कोवी कहते हैं ज्यादातर लोग जवाब देने के इरादे से सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। ये बात तो सही है। हाँ, या तो हम बोल रहे होते हैं या फिर बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या जवाब देंगे। ये आदत हमें एम्पैथेटिक लिसनिंग
यानी सहानुभूतिपूर्ण सुनने का अभ्यास करने को कहती है। मतलब सिर्फ शब्दों को नहीं सुनना, बल्कि भावनाओं को, नजरिए को, दूसरे इंसान की पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करना, और वो भी बिना तुरंत अपनी सलाह या राय दिए। मुझे याद है किताब में वो एक पिता वाली कहानी थी जो सबवे में अपने बच्चों के शोर मचाने पर बड़ा परेशान था। हाँ, लेकिन जब उसने दूसरे पैसेंजर की बात सहानुभूति से सुनी तो पता चला कि वो अभी अभी हॉस्पिटल से लौटा है जहां उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। उस एक समझ ने उस पिता का पूरा नजरिया ही बदल दिया। ये दिखाता है कि एम्पैथेटिक लिसनिंग कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसे सच में समझा गया है गहराई से, तो वो डिफेंसिव होने के बजाय खुलने लगता है, विश्वास बढ़ता है, और तभी और केवल तभी वो इंसान आपकी बात सुनने और समझने को तैयार होता है। जब आप पहले समझते हैं तो आपके समझे जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये आदत विन विन सोल्यूशन का दरवाजा खोलती है। तो विन विन की सोच और एक दूसरे को समझने की क्षमता, इसके साथ हम फिर कोलैबोरेशन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। और वो है आदत 6, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि जो पूरा है वो अपने हिस्सों के जोड़ से बड़ा है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी 1 + 1 = 3 या 10 या 100 भी हो सकता है। ये तब होता है जब लोग मतभेदों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए और एक कॉमन गोल के लिए क्रिएटिव तरीके से कोलैबोरेट करते हैं। सिनर्जी का सार है डिफरेंसेस को वैल्यू करना। अलग अलग नजरिए, अनुभव और ताकतें मिलकर ऐसे सॉल्यूशन या रिजल्ट्स पैदा कर सकती हैं जो कोई भी अकेला इंसान सोच भी नहीं सकता था। ये आदत पिछली 2 आदतों पर टिकी है, विन विन और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। इसके लिए खुलापन चाहिए, एक तरह की साइकोलॉजिकल सेफ्टी चाहिए और साहस भी चाहिए। तो ये 6 आदतें हमें पर्सनल इफेक्टिवनेस से लेकर इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस तक ले जाती हैं। लेकिन इन सबको बनाए रखने के लिए वो कंसिस्टेंसी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? यहीं पर 7वीं आदत आती है, सही कहा ना? बिल्कुल सही। आदत 7, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ये आदत बाकी सभी 6 आदतों को पॉसिबल बनाती है, उन्हें सस्टेन करती है। कोई एक लकड़हारे का उदाहरण देते हैं जो पेड़ काटने में इतना बिजी है कि उसके पास अपनी कुंद हो चुकी आरी को तेज करने का टाइम ही नहीं है। नतीजा, मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम और थकान भी। हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 7वीं आदत हमारे पर्सनल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी पीपीसी को बनाए रखने और बढ़ाने के बारे में है। ये निरंतर सेल्फ रिन्यूअल यानी आत्मनवीनीकरण की आदत है। कोई इसके 4 जरूरी पहलू बताते हैं जिनमें हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करने की जरूरत है। 1, फिजिकल यानी एक्सरसाइज, अच्छा खाना, पूरा आराम, स्ट्रेस मैनेजमेंट। 2, मेंटल, पढ़ना, सीखना, सोचना, लिखना, प्लान करना। 3, सोशियो इमोशनल, रिश्ते बनाना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना, सिनर्जी, जो आदत 4, 5, 6 से सीधा जुड़ा है। 4, स्पिरिचुअल, अपने वैल्यूज को क्लियर करना, प्रकृति से जुड़ना, मेडिटेशन, आर्ट या म्यूजिक एंजॉय करना। ये चारों डायमेंशन आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ये आदत कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस के लिए एकदम अनिवार्य है। ये हमें बर्नआउट से बचाती है और बाकी 6 आदतों को जीने की एनर्जी देती है। वाकई ये एक बहुत ही होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण है जो जिंदगी के लगभग हर पहलू को समेट लेता है। अगर हम इस किताब की मुख्य ताकतों को देखें तो क्या चीजें सबसे ज्यादा उभर कर आती हैं? मेरे विचार में सबसे बड़ी बात तो इसका टाइमलेस और यूनिवर्सल होना है। ये सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने तब थे। साथ ही वो जो कैरेक्टर पर जोर है वो इसे बहुत सी दूसरी सतही किताबों से अलग करता है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और इसने हमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स दिए हैं जिन्हें लोग फौरन इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। पर्सनल और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस का जो बैलेंस नजरिया है वो भी इसकी एक बड़ी ताकत है। और वो पीपीसी बैलेंस का आइडिया, यानी सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि रिजल्ट पैदा करने की क्षमता पर भी ध्यान देना, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्या इसकी कुछ सीमाएं या आलोचनाएं भी हैं? कुछ लोगों को शायद ये थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी या फिर लागू करने में मुश्किल लग सकती है। ये एक जायज पॉइंट है। पहली बात तो ये कि ये किताब क्विक फिक्स या हैक्स ढूंढने वालों के लिए नहीं है। इन आदतों को सच में अपनाने के लिए गहरा आत्मचिंतन, ईमानदारी और लगातार कोशिश की जरूरत होती है।
ये एक जर्नी है, कोई शॉर्टकट नहीं। दूसरी बात, कुछ रीडर्स को कोवी की स्टाइल थोड़ी उपदेश देने वाली या कहीं-कहीं दोहराव वाली लग सकती है। खासकर जो उदाहरण वो देते हैं वो कभी-कभी लंबे हो जाते हैं। ये काफ़ी डिटेल्ड किताब है और थोड़ा पेशेंस मांगती है। तो फिर ये किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है? मेरे ख्याल से ये उन सभी के लिए है जो सतही सफलता से आगे बढ़कर सच्ची और टिकाऊ प्रभावशीलता हासिल करना चाहते हैं। जाहिर है लीडर्स, मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और कोई भी इंसान जो अपनी जिंदगी में ज्यादा पर्पस, बैलेंस और बेहतर रिश्ते चाहता है। ये पर्सनल ग्रोथ की नींव रखने या उसे मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन गाइड है। संक्षेप में कहें तो इस किताब का सार क्या है? इसका एसेंस क्या पकड़ में आता है? द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीने का एक पूरा दर्शन है, एक फ्रेमवर्क है। ये हमें सिखाती है कि इफेक्टिवनेस बाहरी तकनीकों से नहीं बल्कि हमारे अंदरूनी चरित्र और सिद्धांतों से आती है। ये हमें प्रोडक्शन यानी रिजल्ट और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, रिजल्ट पैदा करने की क्षमता के बीच बैलेंस बनाने का महत्व सिखाती है। ये सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी, उद्देश्य, आपसी सम्मान और निरंतर सुधार के सिद्धांतों पर आधारित एक सार्थक जीवन जीने का खाका पेश करती है। बहुत बढ़िया। और शायद यही वजह है कि पब्लिकेशन के 3 दशक से ज्यादा समय बाद भी ये किताब इतनी रेलेवेंट बनी हुई है और दुनिया भर में बेस्ट सेलर है। इसकी विजडम वाकई में स्थायी है। हमारे स्रोत इसे 10 में से 9 की दमदार रेटिंग देते हैं और ये सच में उन सब के लिए ज़रूरी पढ़े जाने वाली किताब है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में गहरा और स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। इन 7 आदतों को जानने के बाद खुद से पूछने लायक सवाल ये है, इनमें से कौन सी एक आदत है, सिर्फ एक, जिसे अगर आज से ही पूरी ईमानदारी से अपनाई जाए तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकती है। सिर्फ एक आदत पर फोकस करना और उसे अपनी रोज की रूटीन का हिस्सा बनाना भी एक बहुत पावरफुल शुरुआत हो सकती है।